आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की आज की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन कमेंट्स ऑफ CNAG वेस्ट विद। तो CNAG अपनी रिपोर्ट को कहाँ डिपॉजिट करते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी रिपोर्ट उन्होंने दी है या वो जो भी एक्शन ले रहे हैं उसमें कमेंट करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। अगला है, आम बजट में असैनिक खर्चों के लिए मांगों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ डिमांड्स इन द जनरल बजट फॉर सिविल एक्सपेंडिचर इज, तो 103 है। आम बजट में असैनिक खर्चों के लिए मांगों की संख्या कितनी है? 103। अगला है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो एक्चुअली में बजट वर्ड का यूज़ कहीं पे भी नहीं किया जाता। हमेशा जो वर्ड यूज़ होता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बजट का वो यूज़ कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। अगला है, भारत में बजट विधिवत किस वर्ष में शुरू किया गया था? बजट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन विच ईयर इन इंडिया? इन 1860। ठीक है, तो 1860 से बजट का यूज़ हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट कहता है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार करती है, रिजेक्ट कर सकती है मनी बिल को, तो गलत है। हम सब जानते हैं कि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। दूसरा है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, तो हाँ, रिकमेंडेशन कर सकती है कोई भी। ठीक है, सही हो जाता है। थर्ड है, राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती, कैन नॉट रिजेक्ट, तो बिल्कुल यही तो है फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट, तो ये नहीं कर सकती, इसलिए ये वाला सही हो जाता है। लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट निकालना है। अगला, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए, तो ये सही है। राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज, तो ये भी सही है। अगला, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन कर सकती है, अमेंड कर सकती है, तो नहीं, सिर्फ रिकमेंड कर सकती है राज्यसभा। वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, इसलिए फर्स्ट और यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा खर्च भारत के संचित निधि से लिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के अलाउंसेस यानी भत्ते, ये भी दिए जाते हैं। ऋण लेने और ऋण सेवा को तथा विमोचन संबंधी खर्च, ये भी होता है। फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशनें, ये भी होता है। पेंशन्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस होता है। फिर एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द अवार्ड ऑफ एनी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, किसी मध्यस्थता अधिकारण के निर्णय को पूर्ति करने के लिए आवश्यक राशि, तो ये भी सही है। फिर अगला है, निर्णायक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के प्रशासनिक खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये सारे ही जितने भी चार्जेस यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो सारा ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है, भारत के लोक सेवा संबंधी कौन से कथन सही हैं? यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या सही है? ठीक है, तो लोक सेवा वह कोष है जिससे सरकार के द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त सभी लोक राशियों को जमा किया जाता है। द पब्लिक अकाउंट इज द फंड टू विच ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड, तो ये गलत है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, भारत के लोक सेवा से भुगतान के लिए किसी विधायी विनियोग की आवश्यकता नहीं है। नो लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो ये सही है। ठीक है, कोई लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन जैसे कि मनी बिल में रिक्वायर्ड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी फंड निकालने के लिए, वैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में नहीं ज़रूरी होता है। अगला है, भारत के लोक सेवा लेखक से भुगतानों के लिए विधायी विनियोग अपेक्षित है। लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन भी नहीं रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फिर अगला है, भारत की संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अतिरिक्त सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त सभी
all the public money other than those credited on consolidated on which are received by on the behalf of government are credited to public account। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। और अगला है इट इज़ ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसका संचालन कार्यालयी कार्यकारी कार्रवाई से होता है। फिफ्थ स्टेटमेंट, तो ये वाला भी सही है। तो यहाँ पे फोर्थ, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट सही हो जाती है, थर्ड और फर्स्ट गलत है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो पहला है विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता जबकि वित्तीय विधेयक में किया जा सकता है। अप्रोप्रिएशन बिल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द फाइनेंस बिल कैन बी अमेंडेड, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नहीं, अप्रोप्रिएशन बिल में भी अमेंडमेंट्स हम ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसके बाद सेकंड है कि फाइनेंस बिल कैन नॉट बी अमेंडेड वाइल अप्रोप्रिएशन कैन बी अमेंडमेंट, तो ये सही है क्योंकि फाइनेंशियल बिल जब वो बन जाता है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होते, लेकिन जब वो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। थर्ड है विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के लिए समान कार्यविधि लागू होती है, तो ये गलत है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए सेम प्रोसीजर नहीं होता है, गवर्न बाय डिफरेंट प्रोसीजर, तो इनके लिए समान कार्यविधि लागू होती है, इसमें लिखा हुआ है। अगला है विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के लिए कार्यविधियाँ अलग अलग हैं, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि सेम नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता है, डिफरेंट है दोनों के लिए। फिर लास्ट स्टेटमेंट है राज्यसभा विनियोग विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती जबकि वित्त विधेयक कर सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता राज्यसभा में, लेकिन फाइनेंशियल बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है ना वो बजट से रिलेटेड होता है। ठीक है, बजट में जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो अप्रोप्रिएशन बिल को ही पास किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2, 4 और 5 सही हो जाती है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, टोकन कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, तो ये जब भी हम पढ़ते हैं इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम ये पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहला टोकन कट मोशन को लेकर के है, दूसरा है इकोनॉमिक कट मोशन और थर्ड है पॉलिसी कट मोशन को लेकर के। तो ये टोकन कट मोशन दैट इज़ द अमाउंट डिमांडेड टू रिड्यूस बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाता है। उसके बाद में टोकन कट अमाउंट जो है वो दैट अमाउंट दैट डिमांडेड टू रिड्यूस बाय 100। ठीक है, तो वो टोकन हो जाता है। फिर इकोनॉमिक कट होता है बाय रिड्यूस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट हो जाता है। और लास्ट है पॉलिसी कट, तो पॉलिसी कट में दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड कैन बी रिड्यूस टू 1, तो पॉलिसी में क्या होता है 1, तो मतलब पूरी पॉलिसी कट हो जाती है। ठीक है, फिर अगला है आर्टिकल्स को लेकर के। ठीक है, और ये मैच द फॉलोइंग है, तो पहला हो जाता है थर्ड 112 स्टेटमेंट, जो आर्टिकल का स्टेटमेंट है वो ये वाला है। फिर फर्स्ट वाला 117 है और फिफ्थ वाला ये है 266 आ जाता है और लास्ट में है 113, तो ये इसका स्टेटमेंट डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर अगला है ये आर्टिकल्स को और टर्म्स को। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल नंबर 266 में है। ठीक है, 266 में आता है। मनी बिल बहुत इजी है, ये तो 110 में आता है। फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट कहते हैं तो ये 112 में आता है। अब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 में आता है। ठीक है, 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला है बजट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड शुड नॉट बी लीक्ड आउट बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है तथा संसद में पेश करने से पहले इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, तो ये सच स्टेटमेंट है। उसका रीज़न दिया हुआ है कि भारत में संसदीय प्रकार की सरकार को अपनाया गया है, तो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए ये इसका रीज़न है। ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला है बजट संचित निधि पर भारत व्यय एवं संचित निधि के लिए किए गए व्यय के बीच अंतर स्पष्ट करता है। द बजट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये बात सही है। रीज़न दिया हुआ है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द पार्लियामेंट। जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसमें कोई भी किसी भी तरह की वोटिंग नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली कट होते जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती हैं और ये इसका सही रीज़न हो जाता है।
अगला है संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। तो ये बात सही है, ठीक है। जब तक आप पार्लियामेंट से परमिशन नहीं ले लेंगे तब तक किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, तो ये सही है। अगला है, ब्रिटेन की तरह हमारी लोकतांत्रिक सरकार संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। Our democratic government like that of Britain is based on the concept of the sovereignty of the parliament। तो नहीं, हमारे यहाँ sovereignty of parliament नहीं, sovereignty of constitution है। अगला है, राज्यसभा को वित्तीय मामलों में काफ़ी कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये स्टेटमेंट है। अगला है, लोकसभा अनुदान मांगों पर अकेले मतदान करता है। तो ये भी सही है। डिमांड्स फॉर ग्रांट जो होती है वो लोकसभा में ही सिर्फ उसमें वोटिंग होती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, RO ARO का हो गया या फिर BO का हो गया, UP PCS हो गया, RAS राजस्थान सिविल सर्विसेज का हो गया, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अपनी पकड़ पॉलिटी में और अच्छी बना सकते हैं।